हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार ज्ञानोदय समय के संस्थान जलालपुर अंबेडकर नगर से। आज मैं DED SC के सेमेस्टर सेकेंड का पेपर नंबर 6 थेरापेutiक्स के इस पेपर में मैं यूनिट 2.4 पर विस्तृत चर्चा करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैं यूनिट 2.4 के स्पेसिफिक कंडीशन इन फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट सेरेब्रल पाल्सी प्रमस्तिष्क पक्षाघात के विशिष्ट अवस्था और भौतिक चिकित्सा प्रबंधन पर मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसमें प्रमस्तिष्क पक्षाघात का परिचय, परिभाषा और प्रमस्तिष्क पक्षाघात के प्रकार तथा प्रमस्तिष्क पक्षाघात के लक्षण, शीघ्र पहचान और प्रमस्तिष्क पक्षाघात का प्रबंधन योजना पर मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूं। आज मैं यूनिट 2.4 में स्पेसिफिक कंडीशन इन फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट सेरेब्रल पाल्सी स्पाइना बाइफिडा द्विशाखी रीढ़ पर मैं चर्चा करूंगा, जिसमें सबसे पहले हम द्विशाखी रीढ़ के परिचय पर चर्चा करते हैं। तो द्विशाखी रीढ़ एक जन्मजात असमानता है जिसमें मेरुदंड की हड्डी में रचनात्मक दोष होता है। रीढ़ की हड्डी के न्यूरल आर्क के आपस में ना जुड़ पाने की स्थिति में दोनों के बीच में स्थान रिक्त हो जाता है, जिसमें हड्डी के छेद में सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य भर जाता है और कभी कभी आवरण के भाग से बाहर भी निकलने लगता है। सुषुम्ना क्षति वाले अथवा स्पाइना बाइफिडा वाले अधिक लोग सामान्य मूत्र नियंत्रण व पाखाना नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। इस नियंत्रण की समस्या होने से असुविधा एवं लज्जा का अनुभव करते हैं। साथ ही उन्हें सामाजिक व भावनात्मक कष्ट भी होता है। नियंत्रण के अभाव में त्वचा की समस्याएं तथा घातक मूत्री विकृतियां भी आ जाती हैं। यह विकृति शिशु के गर्भ में आने के शुरुआती समय के विकास की कमी है। यह रीढ़ की उस हड्डी की कमी है जो केंद्रीय नाड़ी या सुषुम्ना नाड़ी के काफी भाग को नहीं ढकती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुषुम्ना नाड़ी का नरम भाग असुरक्षित रह जाता है। जो पीठ के बीच में उभार के रूप में प्रकट होता है। इस उभरे हुए भाग के अंतर्गत सुषुम्ना को ढकने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल द्रव होता है। यह बहुत ही पतली त्वचा या सामान्य त्वचा से ढका होता है। तो स्पाइना बाइफिडा द्विशाखी रीढ़ के परिचय के बाद हम द्विशाखी रीढ़ के कारण पे आते हैं। कारण में इसका कोई कारण स्पष्ट नहीं है। लगभग 700 से 1000 जीवित जन्मे शिशुओं में एक द्विशाखी रीढ़ से ग्रसित हो सकता है। इसके कुछ कारण अनुमानतः जीवाणु एवं अनजाने घटक हैं, या कभी कभी विटामिन ए की कमी के कारण गर्भ की स्नायु कोशिकी नलिका का विकास असमान होने से होता है। स्पाइना बाइफिडा एक जैसे नहीं होते हैं। सभी में
सुषुम्ना नाड़ी के भाग पर उभार नहीं होते हैं। सुविधानुसार इसे कई भागों में बांटा गया है। कारण के बाद हम दिशाखी रीढ़ के प्रकार पे चर्चा करेंगे। रीढ़ की हड्डी का कौन सा भाग ढक या जुड़ नहीं पाया है, इसके अनुसार दिशाखी रीढ़ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है मेनिन्गोसील, दूसरा है माइलोमेनिन्गोसील और तीसरा है गुप्त दिशाखी रीढ़। इस तरह से दिशाखी रीढ़ को 3 प्रकार से बांटा गया है। अब हम पहला मेनिन्गोसील पर चर्चा करते हैं। जब सेरेब्रोस्पाइनल द्रव एकत्रित होकर सिस्ट बनाता है और सूजन जैसा उभार आ जाता है, जिससे इसे देखकर छूकर पहचाना जा सकता है। यह साधारण त्वचा से ढका होता है। इसमें केवल द्रव होता है जो मेरुरज्जु या सुषुम्ना को ढके रहता है। इसे मेनिन्गोसील कहते हैं। मेनिन्गोसील के बाद है दूसरा माइलोमेनिन्गोसील। जब स्पाइनल कॉर्ड में सूजन होती है तथा वह पिछले मेहराब को पूरी तरह से नहीं बनाती है, फलस्वरूप सेरेब्रोस्पाइनल द्रव टपकता रहता है, इसे माइलोमेनिन्गोसील दिशाखी कहते हैं। तो दूसरा माइलोमेनिन्गोसील के बाद अब तीसरा है गुप्त दिशाखी रीढ़। कभी कभी दिशाखी रीढ़ होने के बावजूद भी उसके पृष्ठ में सूजन नहीं होती है, जिसे गुप्त दिशाखी रीढ़ कहते हैं। इसमें सेरेब्रोस्पाइनल द्रव बाहर नहीं आता एवं पूरी तरह से त्वचा से ढका रहता है। प्रभावित स्थान पर सुषुम्ना नाड़ी के पास कोई कशेरुका नहीं होती। इस प्रकार के बच्चों में यह अवस्था गुप्त दिशाखी रीढ़ के क्षेत्र में त्वचा की क्षति या घाव के द्वारा परिलक्षित होती है। इस तरह के बच्चों में वहां पर बालों का गुच्छा या काला दाग या गहरा गड्ढा हो सकता है। तो तीसरा गुप्त दिशाखी रीढ़ के बाद अब आगे है संबंधित विकलांगता, अर्थात दिशाखी रीढ़ से संबंधित विकलांगताएं। एक विकलांगता के कारण दूसरी विकलांगता का होना ही सहसंबंधित विकलांगता होती है। उदाहरणतः श्रवण बाधित के साथ वाणी में समस्या या किसी अन्य विकलांगता का होना सहसंबंधित विकलांगता होती है। इस प्रकार से होती है। इस प्रकार कुछ विकलांगताएं जो दिशाखी रीढ़ से संबंधित है, जिसमें पहला है का मूत्र एवं आंत का लकवा।
गुप्त दिशाखी रीढ़ तथा मेनिंगोसील की अवस्था में बच्चे मूत्राशय पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चों में पेशाब उत्सर्जित ही नहीं होती। इस प्रकार आंतों पर नियंत्रण न होने के कारण मल असंयमित रूप से धीरे धीरे बाहर आता है। इसे मूत्राशय एवं आंत के लकवे के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा खा है जल शीर्षता। जल शीर्षता इस प्रकार की समस्या प्रमुख रूप से माइलोमेनिंगोसील द्विशाखी रीढ़ के कारण होती है। इस दोष के कारण सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप यह द्रव्य मस्तिष्क में भर जाता है, जो तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। तंत्रिका तंत्र में प्रभाव के कारण पैरों में स्पास्टिक प्रकार का लकवा हो जाता है। कभी कभी झटके भी आने लगते हैं। इस प्रभाव के कारण लगभग 10% बच्चे बौद्धिक अक्षम होते हैं। तो जल शीर्षता द्विशाखी रीढ़ से संबंधित विकलांगताओं में। अब द्विशाखी रीढ़ की रोकथाम। आगे है द्विशाखी रीढ़ की रोकथाम। तो कभी कभी एक बच्चे में सुषुम्ना द्विशाखी होने के साथ ही साथ दूसरे बच्चों को भी सुषुम्ना द्विशाखी होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके लिए माता पिता को सचेत रहकर गर्भधारण के 14 से 16 सप्ताह के दौरान मां के रक्त या गर्भाशय में भ्रूण के आसपास स्थित एमनियाटिक द्रव में एक विशेष प्रोटीन की उपस्थिति से यह स्पष्ट हो जाती है कि बच्चों में सुषुम्ना द्विशाखी है या नहीं। यह नैदानिक जांच आगे चलकर गर्भाशय की अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है, जिससे माता पिता को द्विशाखी रीढ़ जैसी समस्या का पता हो जाए तो वे गर्भ की समाप्ति का निर्णय ले सकते हैं। ये था द्विशाखी रीढ़ की रोकथाम। अब आगे है द्विशाखी रीढ़ का प्रबंधन। इस समस्या के लिए जितना शीघ्र उपचार, जितना अच्छा देखरेख किया जा सके, उतना ही अच्छा प्रबंधन हो सकता है। इसके लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रबंधनीय कदम उठाना चाहिए, जिसमें पहला है स्नायु शल्य चिकित्सा। ऐसे बच्चों का जितना शीघ्र शल्य चिकित्सा द्वारा उपचार किया जाए, उतना ही संक्रमण इत्यादि से बचा जा सकता है। शल्य क्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जिसमें पहला है माइलोमेनिंगोसील को बंद करना। दूसरा वह है हाइड्रोसेफेली की अवस्था में होने वाले सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य के निकास की तथा उसके उचित प्रवाह की व्यवस्था कायम रखना। जिसमें कृत्रिम नलिकाओं का प्रयोग किया जाता है। स्नायु शल्य चिकित्सा के बाद दूसरा है
अस्थि शल्य चिकित्सा। अस्थि शल्य चिकित्सा में विभिन्न जोड़ों एवं विकृतियों को सुधारने के लिए अस्थि शल्य चिकित्सा की जरूरत होती है। उदाहरणतः जैसे लॉर्डोसिस, काइफोसिस तथा स्कोलियोसिस में विशेष रूप से अस्थि शल्य चिकित्सा उपयोगी है। इसके बाद तीसरा है प्रबंधन में बाल रोग विशेषज्ञ। उचित आहार एवं समान रोगों के लिए बच्चे को बाल रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, जिससे उसका खाना पीना एवं स्वास्थ्य बना रहे। जिसमें पहला है जैसे लैक्सिडिटी को मांसपेशी तनाव भी कहा जाता है। मांसपेशी तनाव को बनाए रखना अथवा तनाव को बढ़ाने के लिए क्रमशः शक्तिवर्धक निष्क्रिय व्यायाम तथा सिकुड़न के विस्तार के लिए निष्क्रिय व्यायाम दिया जाता है। दूसरा, कमजोर मांसपेशियों को शक्तिवर्धक बनाने के लिए निष्क्रिय व्यायाम दी जाती है। तो बाल रोग विशेषज्ञ के बाद है पॉइंट नंबर 4, प्रबंधन में सहायक उपकरण। बच्चे की समस्या एवं जरूरत के अनुसार उसे सहायक उपकरण दिया जाता है। जैसे चलने के लिए बैसाखी अथवा पहिया कुर्सी दिया जाता है, और यदि रीढ़ में टेढ़ापन है तो उसके लिए ब्रेस मिल दिया जाता है। उपकरण के बाद है सहायक उपकरण के बाद है अगला प्रबंधन शैक्षिक क्रियान्वयन। शैक्षिक क्रियान्वयन में कुछ बच्चे जिनमें सोचने एवं समझने की क्षमता होती है, उन्हें समान शिक्षा दी जा सकती है। विशेष रूप से गुप्त दिशाखी रीढ़ वाले बच्चे में सूझबूझ अच्छी होती है, इसलिए उन्हें समान बच्चों के साथ समान शिक्षा दी जा सकती है। मिलनगोशील वाले बच्चों में चिकित्सा के बाद गामक समस्या होती है, जिसका शीघ्र अंतराक्षेपण कार्यक्रम द्वारा प्रबंधन किया जा सकता है। माइनोमिनिंगोशील वाले बच्चों को जिनमें संज्ञानात्मक अथवा बौद्धिक कमी नहीं होती, उसे भ्रमणशील अध्यापक द्वारा प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ऐसे बच्चे जिनमें बौद्धिक क्षमता सामान्य से कम है, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इस तरह से आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। असाइनमेंट के तौर पे हमने यहाँ पर 3 प्रश्न दिए हैं। इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 प्रश्न आपके लिए दिए हैं, जिसमें पहला है दिशाखी रीढ़ के प्रकार बताइए, गुप्त दिशाखी रीढ़ किसे कहते हैं। और दूसरा प्रश्न है दिशाखी रीढ़ से संबंधित विकलांगताएं बताइए। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दिशाखी रीढ़ के प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इस तरह से तीनों प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए, और किसी प्रकार की समस्या है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप ग्रुप में कमेंट्स के माध्यम से
लिख करके भेजिए, जिससे उसका करेक्शन किया जा सके और हमसे बात करने के लिए आप किसी भी समय फ़ोन से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।